नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मेरे साथ जो ये ग्रामवासी देख रहे हैं ये ट्राली गांव के रहने वाले हैं। एक गुट से हमने पहले भी बात की थी, अब दूसरे गुट से बातचीत कर लेते हैं कि इन दोनों का मनमुटाव क्या है, असल वजह क्या है इस मनमुटाव की, और जो घर टूटने की बात कही गई थी वो किन लोगों के घर टूटने वाले हैं और इसकी वजह क्या है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये किस तरह का मामला है। आप अपना नाम सहित हमें ये बताइए किस तरह का मामला है, किसने ये दर्ज करवाया, क्यों घर तोड़े जाने। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को मेरी राम राम। ये जी 2009 में पैमाइश हुई गांव की। रघबीर के घरवाली संतोष सरपंच थी उस टाइम पे। उन्होंने जी गांव में किसी ने पता भी नहीं था उस पैमाइश का। चलो किसी को पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कुछ अपने काम में बिजी थे, सब हमने भी नहीं पता था। तो उसमें जो 18 साल से ऊपर का लड़का था, तो बाप का भी बेटे का भी, मान ले उसमें कोई गाँव में कोई भी 36 बिरादरी का सब के नाम उसमें अवैध कब्जे में चढ़वा दिए। अब भाई ताकि जो 2010 में इलेक्शन होना था, 9 की पैमाइश थी, तो जब ये 10 में फार्म भरने लगे तो ये सारा तहसील में निकलवा के सर्टिफाइड कॉपी और वहाँ आर के सामने रख दी। अगजीन का सबका अवैध कब्जा है, तो सरपंच के लायक ही नहीं है, ये तो फार्म नहीं भर सकते हैं। जब पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा है, सारा गांव डीसी साहब के पास आ गया यहाँ सोनीपत। तो डीसी साहब कहने लगे बीडीओ साहब से, अगर भाई आप आने इनके सबके फार्म ले बोलो आर को, बाद में देखें क्या होगा। तो जी इन्होंने फिर इलेक्शन हो गया, यो हार गया इलेक्शन हार गया, तो इन्होंने 2010 में वो डाल दी, केस डाल दिया एसडीएम साहब के। तो ये केस चलता रहा। 12/5/2016 में एसडीएम साहब ने बेदखल कर दिया गांव। उसके बाद जी ये डीसी साहब का डाल दी। मतलब ज़्यादा आदमी का मामला था, पैरवी इसकी ठीक से भी नहीं हुई। हमें डाइट रहे, ये लोगों का ये ध्यान रहा इसका टूटेगा तो मेरा भी टूट जाएगा, मतलब उस बात पे नहीं आए जो ये बारे, मतलब उतनी जागरूकता नहीं थी। तो उसके बाद 9/8/22 को डीसी साहब ने भी बेदखल कर दिए 2022 को। तो ये एसडीएम साहब का फिर दोबारा केस आ गया। तो ये जो मेरी दरखास्त दिखा रहे हैं, ये छाती का लगा कि भाई चंद्रहास की दरखास्त पर ये काम खाली हो रहा है, भाई इसकी दरखास्त पर कार्रवाई हो रही है। तो ये नहीं माने, तो मेरा भी एक दिन गुस्सा आ गया। ये सारे आदमी मेरे साथ थे, मैं बोला भाई तोड़ दो ना, मैंने लिख कर दे दिया। मेरी पुत्र वधू सरपंच साहब, फिलहाल पीछे मैं था, तो दे दिया। तो फिर मना तीसरे दिन आ गए, ये सारे आदमी साथ थे, मैंने दरखास्त उठा भी ली अपनी, हमारे सामने हाँ। तो दरखास्त उठा ली। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, एसडीएम साहब ने दबा कर रखा सारा मामला। गांव में किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। तो ये रोज़ ये जो टोल है ना, ये जो आपने इनकी कमेंटमेंट ली है, ये सुबह गाड़ी भर के आते हैं, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। इनने तो ये अफसरों का भी रहना मौत कर दिया यहाँ, तो अभी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये जो कागज़ है, ये नोटिस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये COCP डाल दी एसडीएम साहब की चंडीगढ़। अगर एसडीएम साहब 10 महीने हो गए कार्रवाई नहीं कर रहे, काम खाली नहीं करवा रहे। तो उसके बाद में एसडीएम साहब की 27 तारीख लगी, 27/1/2025। एसडीएम साहब वहाँ कोर्ट में तलब करे, हाई कोर्ट में। तो उसके बाद एसडीएम साहब ने भी अपना बचाव करना था, जब ये रोज़ मानने ही नहीं। तो ये देखो, इस पर नोटिस पर नाम है रघबीर सनोपाल सिंह, सारा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वे मेरे पे मंड रहे हैं सारा दोष, भैया तो इसकी दरखास्त पर कार्रवाई हो रही है। तो ये कोर्ट का है, कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैंने अपने आप लिख ली और कुछ नहीं। एसडीएम साहब की 27 को तलब करे वहाँ 2025 को हाई कोर्ट। तो एसडीएम साहब ने ये नोटिस गांव में भेज दिए पटवारी के तहत। वहाँ गांव में स्कूल पे, चपाड़ा पे, मंदिर के आसपास में 10-5 जगह नोटिस चिपका दिए चारों तरफ। तो गांव में खलबली मच गई, अगर भाई गांव खाली होगा। चौकीदार ने मना दी करी, क्यों, उन्हें आदेश का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में अगर घरों को तोड़ा जाना था तो मुनादी भी होनी थी, दूसरे काम भी होने थे, और जो हड़बड़ाहट थी वो तो होनी थी। तो ये आदमी अब सफाई दे रहे हैं, अगर हमारा कोई दोष नहीं है। इन डीसी साहब का, एसडीएम साहब का, इन्हें रहना मौत कर दिया है यहाँ। ये रोज़ तड़की 8-10 बजे आ जाते हैं और 6 बजे जाते हैं। अब आपके हिसाब से गाँव में क्या कार्रवाई होनी है, और वो सब बात हो चुकी है, मतलब डीसी साहब की भी बात हो चुकी है, एसडीएम साहब से भी बात हो चुकी है। कोई किसी का घर नहीं पड़ेगा। ये रेजुलेशन करके जिसका 500 गज से कम नीचे है उनका भाई मालकाना हक दिया जाएगा, जो सरकार का नियम है। भाई नियम के तहत भाई कितने पैसे भरवाने हैं, कितने नहीं। गांव की पैमाइश होगी सोमवार के बाद, भाई पैमाइश करने के बाद पता चलेगा किसका कितना कब्जा, कितना एक्चुअल है, कितना नहीं है, क्या है। तो सबका कब्जा बहाल कर दिया जाएगा सबका। और ये तो सब अपना बचाव कर रहे हैं, गाँव की नज़र में गिर चुके हैं।
ये जो आदमी है इनको गांव वाला कोई इनको बैठने को भी नहीं देता है। इनको जहाँ जाते हैं वहाँ लोग दुदकार देते हैं इनको। अक्तम दे मेरे बदनामी मेरी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं गांव में बदनामी मेरी करते हैं, तो गांव की आँख खुल गई। अगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप सरपंच थे, आपके टाइम में जो ग्रांट आई थी उसको आप खा गए, आपने लगाया नहीं। 32 लाख रुपये ग्रांट आई, ये बोलते हैं। वो तो डॉक्यूमेंट में होता है, सारी चीज़ें लिखित। मान ले 32 लाख रुपये ग्रांट आई, तो ये बोलते हैं 3 करोड़ रुपये ग्रांट, 3 करोड़ रुपये सरपंच खा गया। मैं बोला मगा जी ऐसा तो कोई कानून नहीं। अगर भाई हिसाब ले लेगी। हाँ तो ना जब इलेक्शन दौरान ये 3 करोड़ का रुका मारा है, सरपंच 3 करोड़ रुपये खा गया, तो मैंने जी गाँव इकट्ठा कराया। मैं बोला जी कोई तो इलेक्शन के बाद हिसाब दिया, अगर मैं पहले हिसाब देता हूँ तुम आ जाओ, मैंने मनादी करवा दी। ये सारे आदमी मौजूद है। जो वो तो कहता था ना 3 करोड़ रुपये खा गया, गाँव में बिरको आंड भी वहाँ बैठा रहा कई घंटे, नहीं आए। तो मैं बोला कोई ऐसा सरकार का नियम था नहीं भाई, थैले में पैसे दिए अगर मैं उन्हें करा लेकर बढ़ गया। बैंक में ग्रांट आती है तो कॉपी देख लो। ग्रांट आने की सूची सार्वजनिक करी जा सकती है, उसको देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, और गांव के जो काम होते हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में कोई किसी पर अगर एलिगेशन लगाता है तो उसमें मान ले ऑफिस में भी कॉपी होती है भाई कितने पैसे आए हैं, हमारी कॉपी नहीं होती। मान ले सब ऑफिस में भी कॉपी होती है कि इस गाँव को इतने पैसे आए, इसको इतने पैसे आए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। झूठ बोलने में क्या रखा है, ये तो झूठ की दुकान चला रहे हैं। इनको तो सरपंच ही चाहिए। गांव नहीं सरपंच नहीं बना, नहीं सरपंच बना थे, मेरे पीछे लग रहे हैं। मेरे पुत्र वधू सरपंच है, पीछे मैं था, मेरा अवैध कब्जा भी नहीं है। इस लिस्ट के आधार पर मेरे पुत्र वधू को भी सस्पेंड कर दिया। अगर इस लिस्ट के आधार पर आपकी पुत्रवधू को सस्पेंड कर दिया गया तो इसमें यह दिखाया होगा कि उसका किसी पंचायती जमीन पे उसका या आपका कब्जा है, इसी आधार पर सस्पेंड। मेरा कब्जा दिखा दिया ना 16 में तो कोई आदमी नहीं बचता। 20-30 आदमी और भी ऐसे हैं जो इस लिस्ट में उनका कब्जा भी नहीं है। ऐसे भी आदमी हैं, सारे आदमी कब्जे में नहीं है जितने नाम हैं। ऐसे भी आदमी हैं जिनका कब्जा नहीं है और उसमें भी नाम है। और ये तो सारा मन घड़त बात है इनकी। ये तो अपना सफाई देने आए थे आज। चलिए, अच्छी बात तो ये है कि गांव नहीं तोड़ा जाएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार। दूसरा सर, बात ये है गांव का 80% जो आबादी है गांव की वो नाजायज़ कब्जे में है। जो हमारी 15-16 पीढ़ी से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हमारा अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आबादी बढ़ेगी तो जगह भी चाहिएगी इसको, तो उसके हिसाब से बढ़ता चला गया गांव। लाल डोरा कभी बढ़ा नहीं आज तक, ठीक है। अब अचानक से इसने दरखास्त लगा गए सरपंच, ताकि कोई सरपंची का इलेक्शन ना लड़ सके, ठीक है। इसने दरखास्त, तो बड़ा मामला तो ये जो है आपसी रंजिश और सरपंची का चुनाव ना लड़ पाए। हाँ, ये 12 वोटों से हार गए थे सर, सरपंची के इलेक्शन में 12 वोटों से हार गए थे। उसकी रंजिश के चलते इन्होंने सारे गाँव को बेघर करने की कोशिश कर रही है ये, ठीक है। उसमें मतलब ये सारा गांव गरीब आदमी भी पिसता जा रहा है सर इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर गांव नुकसान होता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। इसके बारे में सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि पैसे भरवा के और इसकी रजिस्ट्री वगैरह करा के, ठीक है, गाँव ऐसे कैसे बसा रहे। आज ये समय सर, इस गाँव में 10% सक्षम लोग हैं बस। जो 80-90% जो लोग रह गए वो गरीब तबका है, ठीक है। वो घर तो क्या अपना गुजारा तक नहीं चला सकते। 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला बंदा घर भी नहीं चलता, वो घर कैसे बनाएगा। पूरी ज़िंदगी में एक बार घर बनाना मुश्किल हो जाता है सर, ठीक है। अब उसको ये गवर्नमेंट तोड़ देगी तो कहाँ जाएंगे लोग। बहुत अच्छी बात आपने कही कि घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ सरकार जो लेना चाहे वो ले सकती है, ताकि उनको रजिस्ट्री करके मालिकाना हक दिया जा सके। मान लीजिए सबसे बात हो गई है। अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, जो अपने जो मोहन लाल बडोली हैं प्रदेश के अध्यक्ष, सुबह बात हुई थी, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी, ये एज इट इज रहेगा। किसी गरीब गाँव है, मैंने सुबह बात हुई सारी। अगमन हमने भी बोल दिया डीसी साहब को, फिर डीसी साहब ने कल अपने आप बोल दिया था अगर भाई अपना इसको रेगुलराइज करवाओ अपना हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने कार्रवाई करो, इस पर सटे करवाओ और सारा मामला करो, इसका ये हो जाएगा, इसमें हम राहत देंगे तुम्हारे को। चलिए, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे आप जी? 1 मिनट मेरी बात रहेगी। मान लीजिए 16 में इलेक्शन हुआ, 10 जनवरी 2016 में इलेक्शन हुआ पिछले वाला। 21 फरवरी 2021 को हमारे बस्ते जमा करवा लिए सरकार ने। हमने सारे अपने कागज जो थे रिकॉर्ड जमा को सरकार को सौंप दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ है 23 में 12 नवंबर को, 2 साल के लगभग हो गए। मैं चोर था,
मेरे को बोलते हैं ना कि भाई इतने पैसे खा गया सरपंच, ये कर गया। मैं चोर था तो 2 साल तो इनके पास ही बचता था, सरकार के पास भी बचता था, गांव वालों को भी पता था भाई चोर है ये तो इसकी इंक्वायरी करो। ये जब कहाँ जा रहे थे, जब इनने मेरी जांच क्यों नहीं करवाई? ये इलेक्शन हार गए तो मैं इनको चोर दिखने लग गया। हरासमेंट मतलब 150 दरखास्त होंगी मेरी, कम से कम भी 150। मैं जितने आदमी है ना ये सारे 10-10, 15-15 सारे आदमी मेरी दरखास्त दे रहे हैं। तो इनका तो ये मतलब अभी सरपंच गांव में काम ना करे, गांव में विकास ना हो पाए, अगर ये जैसा आया था ना वैसा ये हो जाए। अरे ये बोलता है, वो बोल रहा था ना कि सरपंच और तो कम टाइम से आए हैं, इनको पता ही नहीं है प्लॉटों के बारे में। हम 86 में यहाँ आए, हम मतलोडे से हैं, हमने यहाँ ज़मीन ले रखी है। 86 में हम यहाँ आए हैं, तो 1986 में आए हैं। तो जो ये न केस कराया, ये प्लाटो वाला केस कह रहा था कि हमने प्लाटो वाला केस डाल रखा है, पंचायत पर भी करती है, लोग सब भी जाते हैं। तो हमारे से रिकॉर्ड मांगा गया भाई कब प्लाट कटे, तो उसमें 5/1/1977 को प्लाट कटे हैं। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार, पटवारी के पास है, हमारे पास तो है नहीं। पटवारी जी के पास है, हम पटवारी जी के पास गए, हमने उसकी फ़ोटो कॉपी करवाई। जो मान जो प्रशासन मांगेगा वो चीज़ तो हमें देनी पड़ेगी। तो उसमें 5/1/1977 को प्लाट कटे हैं। वो जितने प्लाट कटे थे हमने सारी सूची कोर्ट को सौंप दी। उससे पहले ये कह रहे हैं 56-58 है, रिकॉर्ड में तो कहीं कुछ है नहीं भाई। हमने 52 तक का भी रिकॉर्ड देखा है, सारा देखा है गाँव में, उसमें तो कुछ है नहीं। अगर हो, हमने कोई एतराज़ भी नहीं कि अगर किसी का प्लाट मिलता है किसी को, कुछ हमारे कोई घर की ज़मीन थोड़ा है, अगर कोई सरपंच की दादा लाई ज़मीन में तो लेगा कोई। अगर किसी का हक है तो मिल जाए, हमने कोई हमने एतराज़ भी नहीं है। ये तो सारा उल्टा चिट्ठा करके सरपंच के ओढ़ना चाहते हैं कि भाई सारी बुराई इसके ऊपर डाल दो। मतलब गांव बस है, सुख शांति रहे, गांव में तरक्की हो गांव की। ये सारा गांव है ना 2 पलड़ा में बट गया गांव। तो इसको सुधारने की तो हमने इनको आपसी एक घर में बिठाने की जिम्मेदारी भी है। जिम्मेवारी है। 12 गाँव की पंचायत हुई, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैंने गाँव के सामने हाथ जोड़ लिए खड़े होकर, अगर जो गलती है मेरी है, गाँव को बचा रहने दो, जो मेरे से गलती हुई है मैं उनकी माफ़ी चाहूँ। इससे फालतू तो कुछ नहीं। मतलब 12 गाँव की पंचायत में जो भाई मैंने किसी ने कुछ कहा, सुनाई भी करी है किसी का। पहली बात तो मैंने ऐसी कोई गलती करी नहीं, जाने अनजाने में कोई मेरे से गलती हो भी गई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँ। तो फिर 17 गाँव की पंचायत हुई। उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इनका तो एक मकसद है, मेरे से ये बोला तू रिजाइन कर दे। मैं बोले यार मैं कोई पढ़ कर नौकरी थोड़ा लग रहा हूँ, अगर मैं पढ़ कर नौकरी लग रहा हूँ कि भाई मैं छोड़ दी बन नौकरी। गाँव वाले ने वोट गिर कर बनाई, मैं इनको क्या जवाब दूँ? भले गाँव को ये जो जिन आदमियों ने मैं वोट गिर कर बनाया हूँ, पूरे गाँव ने वोट मेरे को दी है, तो उनको मैं क्या जवाब दूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसे तो रिजाइन किया नहीं जा सकता। इनका ये है कि रिजाइन कर दूँ जब तेरा पीछा छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मान ले गांव में अपना अच्छे काम करो, बढ़िया करो, तो इनको भी बना देगा गांव में सरपंच। गांव में कोई बाहर खींचता है, बनाता नहीं, गांव के नहीं बनाता है। तो ये अच्छे काम करो, गांव की भलाई करो, गांव के साथ मिलजुल करो, तो ये भी नंबर पड़ सकता है। और जो ऐसे काम करेंगे तो इनको तो चौकीदार भी नहीं बनाएगा कोई। बिल्कुल, जो जैसा करेगा वैसा तो उसको भरना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? आज की जो पंचायत है सर, हमारी युवा पंचायत है ट्राली गांव की। सभी युवा लड़के हैं और लेडीज़ हैं। हमारे को कभी बीडीपीओ ऑफिस में बुलाया जाता, कभी डीसी ऑफिस में बुलाया जाता। मेरी घरवाली पंच है, इनकी पुत्रवधू सरपंच है, और भी हमारे साथ के जो हैं। तो कभी बीडीपीओ ऑफिस में बुलाया जाता, कभी डीसी ऑफिस में, कभी एसडीएम ऑफिस में। डेली चक्कर काटने पड़ते सर। अपना काम छोड़ के उन लेडीज़ों को साथ में लेके पूरा दिन सुबह 9 बजे बुलाते हैं और 5 बजे छोड़ते हैं। सारा दिन हरासमेंट होती है सर। अगर हमारे को 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए चाय पानी के लिए कहीं जाना पड़ जाता है, उसी टाइम अफसर बुला लेते हैं, अब आ जाओ भाई। तो इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाते, खाना तक नहीं खाया जाता। ठीक है, शाम के 5 बजे ये बोल देते हैं जाओ भाई अपने घर, अगली तारीख दे देते हैं। ठीक है, हमारे को बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है। इस पंचायत में 2 साल हो गए सर, आज तक कोई एक काम भी नहीं करने दिया। तो क्या फ़ायदा हमारा बनने का? बिल्कुल, पंचायत अगर काम नहीं करेगी तो फिर कर नहीं पाएगी तो क्या फ़ायदा है सर? फिर ऐसे दरखास्त पर दरखास्त चलती है। हम हो रहे हैं परेशान सर। इस चीज़ का स्थायी सोल्यूशन निकाला जाए कोई। ठीक है, और हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे सीएम को भी, प्रधानमंत्री को भी, नायब सिंह सैनी को, कि इस चीज़ का परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, अच्छी बात आपने कही। आप क्या कहेंगे, जिस तरह की समस्याएं गांव में थी आप लोगों ने धीरे धीरे उसको क्लियर कर दिया, अब जो असल बात सामने आई है वो पंचायती द्वेष की सामने आई है, तो उसको लेकर थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि असलियत है क्या? मीडिया को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। यही है जी, अगर मेरा छोटा गांव है और इसमें सभी बिरादरी हैं और सभी के मकान आते हैं, किसी का मकान नहीं बचता। तो हाथ जोड़कर यही प्रथा है सभी का ठीक ठाक और
कम से कोई सरकारी नौकरी नहीं गाँव में, सभी गरीब आदमी हैं और सभी के मकान आते हैं। तो हाथ जोड़ कर यही है अगर उनको स्थायी जगह दी जाए और कम से कम रेट में दी जाए और उनको बसाया रहने दिया जाए, किसी का भी नुकसान ना हो। ऐसे आदमी भी जिनके ना पैसा है, ना मकान है और ना पशुओं के लिए जगह है, तो वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे जी। हमारा तो यही प्रार्थना है अगर सरकार हमारी बात सुने और गांव का स्थायी समाधान निकाले और जल्द से जल्द निकाला जाए, क्यों किसी का नुकसान नहीं हो और गरीब गांव है, उजड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं वो होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप क्या कहेंगे जिस तरह की समस्या गांव में है, अगर उसका समाधान किया जाए तो आपकी नज़र में उसका समाधान क्या है? ऐसे बसे रहने दीजिए हमारे गांव को, जो उचित रेट है वो भरने के तैयार हैं। और ये जी गुमराह कर रहे हैं कि सरपंच दबाव है। हमारे पास तो नोटिस दी रघुबीर के नाम के गांव में लगे हुए हैं, या तो एसडीएम बताएंगे सही या डीसी साहब बताएंगे। और सरपंच ने जो लगाई थी एक बार, वो हमारे सामने उठा ली थी जी। अच्छी बात है आपकी। आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ताकि जो समस्या है उसको निपटाया जा सके और गांव के आपसी भाईचारे को बनाए रखा जा सके। देखिए जी, इसमें जहाँ बात है अपना भाईचारे की, तो इसको भाईचारे के हिसाब से अगर हम निपटाते हैं तो काफ़ी देर मतलब ये बात नौबत आती है नहीं, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो शिकायत करता है, उसने 2009 में जो है सारा गांव अपने मिसगाइड करके लोगों को, पंचायत को मिसगाइड किया उसने, क्योंकि उस टाइम पंचायत जो है पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अनपढ़ मेंबर होते थे, उनको मिसगाइड करके गुट्ठे लगा लिए, साइन करा लिए जैसे भी है, और सारे गांव को अवैध कब्जे में दर्शा गया है। सिर्फ इसका एक ही मोटो था रघुबीर सन्नो बाल सिंह का कि मैं ही सरपंच बनूंगा, बाकी गांव में कोई सरपंच का फार्म भी नहीं भर सकता। इनका एक ही मोटो था। और उस टाइम भी जो है जो अपोजिशन में चल रही हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, ये लोग भी जो हैं, इन्होंने इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, अब भाई आपने गलत किया है। रघुबीर के जो एक्स सरपंच हमारा रघुबीर पुत्र बाल सिंह, इसके खिलाफ भी वो मतलब आवाज़ उठाई थी, आप गलत कर रहे हो। तो ये फिर आ गया, फिर इसके मतलब वो इलेक्शन आ गया 2009 में। इलेक्शन के दौरान जो है फिर डीसी साहब को गांव मिला है, डीसी साहब ने जो है आश्वासन दिया, भाई आप जो है पर्चा भरो, जो नॉमिनेशन है, जो भी है अपना, जितने कैंडिडेट पर्चा भरना चाहते हैं वो भरो, इसकी कार्रवाई आगे देखे करेंगे। इसके बाद फिर आ गया 16 में जो है 2016 में डीसी साहब ने जो पैरवी नहीं हुई गांव की तरफ से, उसका मेन मकसद ये था पैरवी ना होने का, कि गांव में जो है हर एक चीज़ में पैसा लगता है और गांव के पास इतना गरीब जनता है, इनके पास पैसा नहीं था पैरवी करने के लिए। वकील भी पैसा मांगता है जी, वकील कोई पैसा देने के लिए पैसा नहीं था। और पैसा हो जब गांव में 50% लोग ऐसे हैं जिनका एक टाइम तवा चढ़ता है, यानी कि एक टाइम रोटी बनती है, और दोनों एक टाइम में जो खाना जो बनता है वो सुबह भी वही लोग खाते हैं। अब शाम को कुछ बचा लो अपना और सुबह काम आ जाएगा अपना। तो इस पर्पज से फिर लोगों का कहाँ से वो आए, पैसा कहाँ से? सही बात आपने कही। आप क्या कहेंगे ताकि गांव का जो पंगा है उसको रोका जा सके, आपसी भाईचारे और प्रेम को बनाया जा सके, दोबारा से वही भाईचारा देखा जा सके? जी नमस्कार जी, पत्रकार छायाकार साथियों, दर्शकों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ऐसा है जी, ये 2009 में है ना जी, जो है संतोष वाइफ ऑफ रघुबीर सरपंच थी, और उस टाइम रघुबीर सन्नो बाल सिंह ने है ना जी गांव की अपनी फर्जी पैमा से घर बैठ के करे, जो कि सच्ची नहीं थी। उसके तहत मैं पंच बनया करते जी अनपढ़, उसमें अनपढ़ पंचायत के कई कहते जी अपने साइन ना गुठे हैं, अब पे कर रहा है जी। और यो रिपोर्ट बना करके इसने एक केस डाल दिया था जी 2010 में चुनाव था सरपंची का जी। उस टाइम जी ने ये सोचा जो 18 साल की उम्र है और जो भी वयस्क है यहाँ रह रहे हैं गांव के अंदर, उनका सभी का नाम दे गए और इन्हें 1 से लेकर क्रम संख्या 176 तक वो बेदखल करा दिए थे जी, क्योंकि उनके नामांकन कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए फार्म, और तू ही सरपंच रहे यहाँ, जबकि कोई पंच बनने के भी लायक नहीं था किसी वार्ड से भी। तो आप इस सारे मामले को राजनीति से प्रेरित मानते हैं?
जी जी, ये सरपंची का ही है मुद्दा मैन। वो सरपंच बनता रहो तो कुछ नहीं, वो सरपंच नहीं बने, उसकी वोट 3 नहीं, तो वो ऐसे एप्लीकेशन लगा के जी पूरे गांव ने है ना इसी तरीके से मतलब बर्बाद करने पे है। क्यों बार बार एप्लीकेशन, कभी कहीं ऐसे गांव में ना 50 साल पीछे चला गया जी कम से कम हुआ, क्योंकि कोई काम नहीं हो पा रहा। जब एप्लीकेशन लगेगी सरपंच की, पूरी पंचायत की, वो उठी कभी डीडीपीओ का, कभी बीडीओ साहब का, कभी जीएसडीएम साहब का, कभी डीसी साहब का, अपील के लिए जाएंगे, वो भी बेचारे सुने हैं, लेकिन ये बार बार जाएंगे तो फिर क्या करें, अफसर लोग भी सुनवाई तो वो करेंगे, वही कोई खड़ा रहेगा उसके। ऐसे में तो अधिकारी भी गांव की समस्या को देखते हुए उससे द्वेष करने लगेंगे कि इस गांव का कोई भी काम हमें नहीं सत्य करता। है जी, सत्य है। अधिकारी क्या करें जी, एसडीएम साहब थे अपने अमित कुमार जी, उनकी जी ये जो है ना 13/1/2025 को ये पिटीशन लगा दी जी, कंटेम्प्ट टू द कोर्ट, हाई कोर्ट में जी। और उनकी फिर 13 के बाद 18 तारीख को वहाँ जो मतलब मौके पे जी ये अपना पार्टी सेकंड जो हाजिर ना हुई, तो उनने 27 तारीख को इसको उठा भी लिया। 18 तारीख थी 13 के बाद, 27 को फिर इन्हें उठा भी लिया उसको, और डिसमिस भी हो लिया। मतलब कहना ये है कि हरासमेंट देनी है, अधिकारियों पर भी दबाव बनाओ है ये इस तरीके का। तो अभी आपके हिसाब से गांव में कैसा माहौल तैयार किया जाए ताकि दोनों पक्ष शांत हो जाएं और गांव का विकास हो सके? बिल्कुल जी, सभी चाहते हैं, गांव वाले 80-85% हैं इसमें जी, और वो सभी ये चाहते हैं, गांव है गरीब, छोटा गांव है, इसको इसी तरीके से बचा रहने दें। और विनर प्रार्थना जी हमारी जो है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी, और अपना यहाँ डीसी साहब से भी जी, और अपने एसडीएम साहब से भी, कि गांव का है ना जी पक्का स्थायी समाधान किया जाए जी। और कम से कम अगर कोई ऐसी मतलब सरकार के पास कोई ऐसी वो रिलीफ हो तो वो रिलीफ भी दी जाए, सबसे पहले मेरे गांव को दी जाए पूरे हरियाणा में जी, ये भी प्रशंसा होगी जी। अपने मुख्यमंत्री महोदय से अपील है गांव की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूं जी, कोई रिलीफ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करी जा, क्योंकि मेरा गांव गरीब है। अगर 5-4 आदमी सरकारी जॉब भी करते हैं ना गाँव में, या कोई इक्का दुक्का कोई है पूंजीपति बाहर से आया, इसमें खासकर राजेश सनोप नफे सिंह, वो उनको पैसा लगाने के लिए उत्सुक कर रहा है। रघुवीर सनोप बाल सिंह 1-2 सरकारी नौकरी पे हैं जी, वो भी इसी में इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं पैसा मैं दूंगा, मेरे से मंथली लेते रहो, आप सिर्फ हाई कोर्ट में या इधर उधर उड़ जाते रहो, एसडीएम साहब को, डीसी साहब को इधर उधर एप्लीकेशन लाते रहो। 2-3 तो सरकारी मुलाजिम भी है इसके अंदर जी इन्वॉल्व, और जो है ना राजेश सनोप नफे सिंह भी इसमें, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। एक पुत्र उसका वकालत कर रहा है, एक एसडीएम कोर्ट में बैठता है, वो ये दबंगी अपनाता है। एसडीएम कोर्ट में भी मेरा लड़का है, और सरपंची में पुत्र वधू को लड़ाया था। एक बेटा उन्हें है ना जिस वो पंच भी बना लिया था, सरपंच भी अपनी पुत्र वधू को चाहता था, राजेश सनोप नफे सिंह। उसकी एक रितु वाइफ ऑफ मंजीत, वो उसकी पुत्र वधू सरपंची में नामांकन ये भी चाह रहा था, सारा गांव सर्व समिति से बना दो, लेकिन गांव चाहता नहीं था। गांव नहीं चाहता था तो उसको कैसे बना दे। जब ये अपना प्रियंका मलिक जो सरपंच बनी, 12 वोटों तो हारा, उसने ये संगठन रचा कि भाई मेरा लड़का वकील है, वकालत कराएगा फ्री में, पैसा मैं लगाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। मैं पूरे हरियाणा में जानता हूँ, सभी मेरे यहाँ अफसर लोग भी, और जी मैं मंत्रियों को भी जानता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री से भी गलत काम जो चाहूँगा वो करा दूंगा गांव के प्रति। जबकि पैसे के बलबूते पे जी, और दबंगी पे जी, और ये शरारती तो इसमें 2-4 ये भी कह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व है, उनका भी सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय से अपील है मेरी तरफ से। आप क्या कहेंगे, आपके हाथ में जो ये कागज़ हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, और अगर गाँव में भाईचारा बनाया जाए तो आपकी तरफ से क्या किया जाए? नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप है, और हमने तो जी जब पता लगा, जब ये नोटिस गांव में चिपक गए कि ये मकान के है, इसमें जी मकान गिरवाने में है रघुवीर सनोप बाल सिंह, जो उन्होंने 176 आदमियों के नाम दिए हैं। हाँ जी, तो मेरी दरख्वास्त है जी नायब सैनी संघ को कि हमें ऐसा ही रहने दे, गाँव में कोई नहीं प्रतिक्रिया हो, हमारे घर ऐसे की ऐसे रहने दे। मैं प्रेस के माध्यम से और समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री महोदय से और अपने प्रशासन से एक अपील करता हूं, जो साइड में होकर अंडरग्राउंड अपने नाम से एप्लीकेशन नहीं दे रहे, खासकर कर्मचारी 2-3 और एक राजेश सनोप नफे सिंह, उनका ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, बहुत मतलब ये बखाल फैलाते हैं, दबाव बनाते हैं गरीब के, दबंगी,
उनको ऐसे कर देंगे, मार देंगे या गांव में उजाड़ देंगे, तुम पंचायती ज़मीन पे मकान रखे हैं तारे, ऐसे वैसे उनको डरावा दे करके। और वो रात रात को है ना उनकी मतलब इज्जत के गाहक होते हैं जी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इस चीज़ के लिए बाई नेम भी चाहेंगे तो बाई नेम देने के लिए भी तैयार है गाँववासी, ठीक है जी। उनका सख्त, ये राजेश सनोप नफे सिंह ये दबंगियाँ पढ़ाता, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, पुत्र मतलब इसका वकील भी है और एसडीएम कोर्ट में भी बैठता था खरकोदा, ये उसके कारण से भी अपने बलबूते पे, और दूसरा जी पैसे के दम पे। और 2-3 इसके साथ मिल रहे हैं सरकारी कर्मचारी जो कि यहाँ है ना, बोले मैं यूनियन का हरियाणा स्टेट यूनियन का प्रधान हूँ, कल रखवार का, तो इस तरीके से है ना उन्होंने भी बहुत बारी इस गांव को दबाव बनाया। रात रात में जाते हैं, 12-1 बजे निकल जाते हैं, दिन में दिखते ही नहीं किसी ने, अंडरग्राउंड पैसा लगाते हैं। गांव गरीब है, उनको है ना दबाव बनाते हैं कि भाई पंचायती ज़मीन में रह रहे हो आप पंचायती ज़मीन में गए ना कल खाली हो जाओगे। तो इस तरीके से अपील है मुख्यमंत्री महोदय से, हम हाथ जोड़ कर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, तभी गांव शांत और ठीक रहेगा जी, नहीं तो बर्बाद है गांव। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप अकेली महिला यहाँ उपस्थित हैं। गरीब आदमी है जी, हमारा गांव में ऐसे बसा रहना चाहिए जी। मैं बहुत दिन की आ रही हूँ, 83 की आई हूँ जी। मैंने ये पता कौन बदी कर रहा कौन वो करे, ये बदी तो नहीं टल रहे, ये इनको जीने नहीं रह रहे, गाँव को रहने नहीं दे रहे जी। तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ जी, सब तक हमारे घर मकान नहीं पड़ने चाहिए, हमारे बच्चे भी बाहर निकल गए, गाँव तक जगह नहीं है रहने की। इन तमाम ग्रामीणों से हमने बातचीत की। बातचीत में ये तो साफ हो गया है कि अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, राजनेताओं से बातचीत करने के बाद गांव को नहीं तोड़ा जाएगा, गांव एज इट इज़ रहेगा। उस ज़मीन के बदले में कुछ पैसा सरकार जो भी जिम्मेदारी उनकी लगाएगी वो दे दिया जाएगा और इनको रजिस्ट्री करके दे दी जाएगी। किसी तरह की भविष्य में बदनामी ना करें, भाईचारे से मिलकर रहने का संदेश दें। छोटा गाँव है और इस गाँव को बसा रहने दें। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।